हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 के एपिसोड नंबर 5 के थर्ड पार्ट का रिवीजन। जो हमारी क्लास रह गई थी उस क्लास का कंप्लीट क्लास का रिवीजन करेंगे। और ये क्लास 3 घंटे 24 मिनट वाली क्लास है, तो इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था और ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड इसमें हार गए थे और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना या मापन कब किया गया था? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसमें प्रति व्यक्ति आय आई थी 20 रुपये और इनके द्वारा ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। और इसने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1886 में। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो ये 5 अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 सब क्लोज ए में का वर्णन किया गया है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत किया गया। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है और शिक्षा और सैन्य उपाधि ही ग्रहण कर सकते हैं, ये अपवाद हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और ये रिट कौन कौन सी है? सबसे पहले अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? तो राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 8 इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है भाषा, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में है 22 भाषाएं। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया अनुसूची 2 में। तो अनुसूची को हम देख ही लेते हैं कि अनुसूची में होते क्या क्या है। अनुसूची 1 इसमें राज्य के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 इसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 4 है इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 5 इसमें एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 इसमें जो 4 राज्य हैं उनके एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है और ये हैं ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूची 7 इसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है और इसमें 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची इसमें जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में हो गए हैं 100 विषय। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। इसमें मूल संविधान में थे 66 विषय, लेकिन वर्तमान में है 61 विषय। संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और ये इसमें वर्तमान में है इसमें 52 विषय और मूल संविधान में थे इसमें 47 विषय। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में है 22 भाषाएं। 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी।
16वीं 17वीं और 18वीं इनको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है और ये को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय शामिल हैं। सिपकिल्ला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और ये सतलुज नदी के प्रवेश के लिए सहायक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। और काला पानी लिपुलेख विवाद ये किन दो देशों के बीच है? इंडिया और नेपाल के बीच है। और लिपुलेख और काला पानी ये स्थल कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और यहीं पर है दिफू दर्रा। तेजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? खरीफ की फसल जो गर्मी में बोई जाती है और रबी की फसल जो सर्दी में बोई जाती हैं। और रबी की फसल नाई होटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूं, टर से हो गया मटर और जो से हो गया जौ, स से हो गया सरसों और आलू। तो ये सभी हैं रबी की फसल और इनसे अलग जो भी होती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ की फसल। और खरीफ और रबी की फसल के बीच जो शॉर्ट टर्म के लिए फसल बोई जाती है रबी और खरीफ के बीच उसको कहते हैं जायद, जिसमें खीरे, ककड़ी जो सलाद वाली फसलें हैं वो इसमें आती हैं। मावठ ये सर्दी की फसलों के लिए मावठ या बारिश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है और सबसे से जो हमें एनर्जी मिलती है वह एनर्जी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। राइबोसोम क्या होता है? इसे पैलेट कण कहते हैं और ये सबसे छोटा कोशिकांग है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और ये झिल्ली रहित होता है। तारककाय यह क्या कार्य करता है? यह सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन का कार्य करता है और ये पादप में उपस्थित नहीं होता, केवल जंतु कोशिका में मिलता है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति ये केवल पादप में मिलती है, जंतु में नहीं मिलती और पादप में यह सेल्यूलोज से और कवक में काइटिन से बनी होती है। और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ये पादप और जंतु दोनों में ही होती है। पंच महावर्त किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है और पंच महावर्त हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, अपरिग्रह संचय न करना, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनको एकत्रित न करना, और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महावर्त कहाँ जैन धर्म से संबंधित है और इनमें जो 4 ऊपर वाले हैं ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे, जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य पंच महावर्त में 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव या आदिनाथ। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। राजगृह में पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय शासक थे कनिष्क और इसके अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। और इसी जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को और गांधी इरविन समझौते के तहत ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे। माउंटबेटन योजना ये थी 3 जून 1947 की। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आधुनिक भारत से संबंधित जो 1905 से 1950 तक की घटनाएं हैं
उनको अब हम देखेंगे। 1905 में करजन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और इसने घोषणा की थी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाएगा। इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षाबंधन के रूप में इसको मनाया गया था और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगाल में शुरू हो गया था और इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और ये कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट तय की गई थी। इसलिए बंगालियों के द्वारा जो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने आपस में रक्षाबंधन मनाया था। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष के द्वारा और इसमें जो गर्म और नरम दल था उनका विभाजन हो गया था। कांग्रेस में एक गर्म दल था और एक नरम दल था, उन दोनों का विभाजन हो गया था और 1909 में आया था मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे और भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो थे और इस समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी, यानी कि जो हिंदू है वो केवल हिंदू को ही वोट डालेगा और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को ही वोट डालेगा। तो ऐसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। 9 जनवरी 1915 इसके द्वारा गांधी जी इस समय साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा और इसमें नरम और गरम दल का विलय हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था। 1916 इसमें होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता रहस्य और एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहलाता है और ये नील की खेती के खिलाफ 3 कठिया प्रथा थी जो उसके खिलाफ किया गया था। 1919 में आया रोलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा जाता है। ये ना वकील ना अपील ना दलील का कानून था और ये 6 अप्रैल 1919 को पास किया गया था। और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 से संबंधित है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में स्थान स्थित है। 1920 में 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने से पहले 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में जो पुलिसकर्मी थे हिंसक भीड़ के द्वारा उनको जला दिया गया था। तो गांधी जी ने 9 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1 जनवरी 1923 को हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना और यह स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने और बेलगांव स्थान कर्नाटक में स्थित है और गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र बार की अध्यक्षता की थी। 1925 कानपुर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने और यह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी और पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी ट्रेन डकैती, इसे वर्तमान में कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन और इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। 1927 में साइमन कमीशन का हुआ गठन और ये भारत आया था फरवरी 1928 में और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। तो भारतीयों के द्वारा इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और इसी समय पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी नामक स्थान तक गया था और नमक कर के विरुद्ध यह आंदोलन था और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में।
गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। 26 सितंबर 1932 को हुआ यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट, जो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। फिर 9 अगस्त 1942 को गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजी सरकार के द्वारा 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0R चलाया गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में अध्यक्ष बने थे जो अस्थायी अध्यक्ष, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव या जिसी को प्रस्तावना कहा जाता है वह पेश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था। और 3 जून 1947 को आई थी माउंटबेटन घोषणा, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। 18 जुलाई 1947 को आया स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और इसी में कहा गया कि हम 15 अगस्त तक भारत को आज़ाद कर देंगे और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। और शिक्षा मूल अधिकार किस, तो यहाँ तक की है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। शिक्षा मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में, और इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। और शिक्षा से संबंधित ही अधिनियम है राइट टू एजुकेशन, जो 2009 का है और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन, ये किस वर्ष से? 1992 से, और इसको भाग 9 इसके द्वारा ही जोड़ा गया था। अनुसूची 11 जोड़ी गई और इसमें 29 विषय शामिल हैं और इसको लागू किया था 24 अप्रैल 1993 को और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन कब शुरू हुआ था? 1976 में शुरू हुआ था और प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसमें 12 सदस्य थे और इन्होंने 8 की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े गए थे 10 और वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य और 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें वोट डालने की एज 21 से 18 वर्ष की गई थी। आयरलैंड से किन को ग्रहण किया गया है? तो DPSP को ग्रहण किया गया है और ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है और इनको आयरलैंड के अनुच्छेद 45 से लिया गया है। अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है और भाग 20 में है। मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में इनका उल्लेख मिलता है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है यह हमने लिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से और अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन कभी भी नहीं होता है। टेनिस के ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 और ये 4 कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1905 में और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और 2024 में मेल का खिताब जेनिक सिनर जो इटली के हैं और फीमेल का खिताब आर्यन सबलेंका जो बेलारूस के हैं, इनके द्वारा जीता गया है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1891 में और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और इसके विजेता हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और फीमेल में जीती हैं ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की रहने वाली हैं। विंबलडन तीसरा ग्रैंड स्लैम है लेकिन ये सबसे पुराना है
जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और कार्लोस अल्कराज मेल में इसके विजेता रहे और फीमेल में बारबोरा ग्रेजिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। चौथा और लास्ट है यूएस ओपन जिसकी शुरुआत हुई थी 1881 में और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। साल का प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं और दोनों के विजेता हैं जेनिका सिनर जो इटली के हैं और फीमेल में भी दोनों ही सेम हैं। आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं। 4 भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? 4 भारतीय अब तक ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले महेश भूपति, दूसरे लिएंडर पेस, इन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सानिया मिर्जा ये भी टेनिस से संबंधित है। रोहन बोपन्ना इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में युगल खिताब। सबसे उम्रदराज व्यक्ति 43 वर्ष की आयु में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। सियोम पुल और सेला सुरंग ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत की प्रतिपादक मानी जाती है और किराना घराने से संबंधित है। किराना घराना के फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान है। और पटियाला घराने के संस्थापक या पटियाला घराने से संबंधित कलाकार कौन कौन है? बड़े गुलाम अली खान है। और किराना घराना से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी जिनको 2009 में भारत रत्न दिया गया था। मेहर घराने से संबंधित कौन कौन है? तो मेहर घराने से संबंधित हैं हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं, अलाउद्दीन खान जो सरोद वादक हैं, अमजद अली खान और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। पंजाबी घराने से संबंधित हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। और जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है किशोरी अमोनकर। और भिंडी बाजार घराने से संबंधित है लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था सन 2001 में। 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किनको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और 33वां कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है और इनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषा में दिया जाता है? 23 भाषा में दिया जाता है। और पहला अवार्ड 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई थी और पहला दिया गया था 1965 में जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए। और हिंदी का पहला ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को। और पहली महिला बनी थी जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था तो ये बनी थी महादेवी वर्मा और इनकी रचना थी यामा। तो आपको बताना है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया वो किस रचना के लिए दिया गया था? अम्ल राजिया एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 अनुपात कितना होता है? तो HCl होता है 3 और HNO3 होता है 1, तो 3:1 में होता है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये वसा का पाचन करता है। जिसके पीछे भी एज लिखा हो तो वो हो जाएगा एंजाइम और ओज लिखा हुआ होगा कार्बोहाइड्रेट। जैसे अमाइलेज लाइपेज ये है एंजाइम और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम लार में जो जीवाणु के भक्षण का कार्य करता है लार में उपस्थित होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन PPP हमने इसको याद किया था यानी कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और पेट में यह होता है। रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है रेनिन। ब्लड शुगर किसको कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है ग्लूकोज को। मिल्क शुगर कहा जाता है लैक्टोज को। मिल्क में होता है लैक्ट यानी कि दूध का संबंध हो जाएगा लैक्ट से। और दूध में कौन सा होता है? लैक्टोज। और ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? ग्लैक्टोज को कहते हैं। टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं और फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहते हैं। और ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है सुक्रोज। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में कौन सा रोग होने की संभावना अधिक रहती है? तो ये रहती है सिलिकोसिस। इटाई से कौन सा रोग इटाई रोग किससे हो जाता है? कैडमियम की अधिकता से। और मिनीमाता पारा या HG की अधिकता से होता है। डाउन सिंड्रोम ये 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। और पटाउ सिंड्रोम ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से शक्कर रोग हो जाता है और ये खट्टे पदार्थों में मिलता है और दूध में यह नहीं मिलता।
और ये डेली यूज विटामिन है जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। विटामिन B3 इसे कहते हैं नियासिन। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग और वयस्क में ओस्टियोमलेसिया यानी कि हड्डी कमज़ोर होना ये रोग हो जाता है। और इसे सनसाइन विटामिन और ये है हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 इसका नाम है थियामिन। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन और इसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। विटामिन ए रेटिनोल इसका नाम है और रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया यानी कि आंखों का सूखना रोग इसकी कमी से हो जाता है और ये गोल्डन राइस में काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील होते हैं और बाकी विटामिन ए डी ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल और इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता रोग हो जाते हैं और ये अंकुरित बीजों में काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को और इसके लिए अधिनियम आया था 1992 में। और हर्षद मेहता स्कैम यानी कि स्कैम 1992 इसी से संबंधित है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। और आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे CD देशमुख। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं KV साजी। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। समीर कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में इसका स्पेस सेंटर है। और पहले अध्यक्ष इसके बने थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पहले होती थी 9 लेकिन अब है वर्तमान में 8 ग्रह। और 8 ग्रह चलिए हम देख लेते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा? बुध ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह कहलाता है और ये 88 दिन में सूर्य का चक्र पूरा कर लेता है। फिर आता है शुक्र ग्रह, यह सबसे गर्म ग्रह होता है और इसे सांझ का तारा भोर का तारा कहा जाता है। फिर आता है पृथ्वी, इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर आता है मंगल पर एक गैस मिलती है जो मिलती है मीथेन, इसे मार्स गैस कहते हैं और ये लाल ग्रह कहलाता है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। शनि इसे बल्लियों वाला ग्रह कहते हैं। अरुण और वरुण ये बाद वाले ग्रह हैं। और एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। और मंगल से सूर्य की ओर जितने भी ग्रह मिलते हैं 4 ग्रह, इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है और इनसे अलग इनको कहते हैं जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। छठी अनुसूची में किसका वर्णन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बना था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिक, जिनके द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसका अंत किया गया था। और 1833 के अधिनियम के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई थी जिसके पहले अध्यक्ष बने थे मैकाले। और विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1836 में। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में और MCC तलवाड़ इसके अध्यक्ष बने थे। और अभी हाल ही में जो 22वां विधि आयोग था उसके अध्यक्ष बने थे ऋतुराज अवस्थी। और 23वां विधि आयोग भी बनाने की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी तक बना नहीं है। संकटकालीन या इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? तो
ये कहा जाता है एड्रीनलिन हार्मोन को, और इसे लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन और दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन, इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है और ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? जैसे पीयूष ग्रंथि, एड्रीनलिन ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड जो गले में मिलती है और आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर या गलगंड रोग हो जाता है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, इसे मानव शरीर की तीसरी आंख या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। कार्टिसोल हार्मोन, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं और ये एड्रीनलिन ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, और लीवर को साइंस की भाषा में कहते हैं हिपेट, और लीवर की स्टडी कहलाती है हिपेटोलॉजी। और जब लीवर में सूजन आ जाती है तो इसे कहते हैं हेपेटाइटिस। और लीवर को ही मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी जांच के लिए किसकी जांच की जाती है? तो उसके लिए लीवर को ही देखा जाता है, तो लीवर की ही जांच इसमें की जाती है। हेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की थी? CU की, और इसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किताब उल हिंद, इसे तहकीक हिंद भी कहते हैं और ये अल बिरूनी के द्वारा लिखित है। अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। रहला, किताब उल रहला या रहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने, और ये मोरक्को यात्री था जो अफ्रीका से भारत आया था और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था और 9 वर्ष भारत में रहा था। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन में दूत बनाकर भेज दिया था। नूह सिपीहर, आसिका और तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने, और इसे तोता-ए हिंद कहा जाता है। मगध पर शासन करने वाले 4 वंश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वंश है हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई थी और ये पहला पितृहंता शासक बना था। और बिंबिसार की हत्या उसके बेटे ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने की, तो इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन के द्वारा बसाया गया था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक घनानंद इसके अंतिम शासक थे। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन से संबंधित अमात्य शब्द का मतलब क्या है? तो वित्त और राजस्व मंत्री को कहते थे अमात्य। और छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेग किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था और 1674 में इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक करवाने के लिए पंडित गंगा भट्ट आए थे और इनके दरबार में थे अष्टप्रधान दरबार में थे। और सबसे महत्वपूर्ण था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण था सुमंत, जिसे विदेश मंत्री कहते हैं। और समाहर्ता कहलाता था राजस्व मंत्री मुगल काल में। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी थे उनके समय राजस्व मंत्री कहलाता था अमात्य। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। चौथ और सरदेशमुखी, ये पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाला कर था। और चौथ 1/4 भाग लिया जाता था और सरदेशमुखी 1/10 भाग लिया जाता है। सरदेशमुखी 1/10 भाग लिया जाता था और सरदेशमुखी छत्रपति के पास जाता था, लेकिन चौथ मराठा राज्य के पास जाता था। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन, इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। बादामी क्रांति मसालों से। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। ग्रीन या हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है और एम एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। और एम एस स्वामीनाथन को 2024 का नोबेल अवार्ड भी दिया गया, 2024 का भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। ब्लू या नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन।
लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। और वर्गीज कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। ब्लैक या कृष्ण क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य और एमएलए विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष है। 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। इक्कीस वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने की आयु की गई थी 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 21 वर्ष आयु चाहिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। जो सरपंच बनता है उसके बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। सैन्य सेवाओं का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो ये होता है परमवीर चक्र। और मेजर सोमनाथ शर्मा को यह पहला अवार्ड दिया गया था। शांति काल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? अशोक चक्र होता है। और कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र भी हाल ही में दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और फिर इसके बाद हम करेंगे बाकी की क्लास को कल। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी नेशनल पार्क है। असम में कौन कौन सा है? देहिंग पटकई, रायमोना, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार में रानी झांसी मेराइन पार्क, साउथ बटन पार्क जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, और सबसे छोटा है साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में है। जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? तो द चिंगम नेशनल पार्क है। और राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। संगमरमर का फॉर्मूला क्या है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। और बुझे हुए चूना का फॉर्मूला CaOH2 और बिना बुझा चूना CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड तो है बिना बुझा चूना का सूत्र, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है बुझे हुए चूने का सूत्र। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.12H2O इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O और इसे कहते हैं जिप्सम। और धावन सोडा का फॉर्मूला कितना है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। जो मधुमक्खी डंक मार देती है तो उसके बाद लगाया जाता है बेकिंग पाउडर। कोच्चि पोर्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और ये केरल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये मुंबई में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह जिसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है। हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा में है। मार्मू गोवा ये गोवा में है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेती जैसे विटिकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। और वर्मीकल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। ओलंपिक में पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी और इन्होंने भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। और पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 को ग्रीस यूनान के एथेंस नामक शहर में हुआ था। और 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। और दूसरा ओलंपिक हुआ था सन 1900 में पेरिस में और इसमें भारत की ओर से भाग लिया गया था। और भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी थे नॉर्मन प्रीचार्ड जो सिल्वर मेडल जीतकर आए थे रेस में। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी के द्वारा गोल्ड जीता गया था और इसमें कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। 1936 बर्लिन जर्मनी में ओलंपिक हुआ था, इसमें भी कप्तान थे मेजर ध्यानचंद थे और हॉकी में गोल्ड जीता था। और भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में जीता था।
1948 में लंदन में हुआ था और लंदन में भी भारतीय हॉकी टीम के द्वारा गोल्ड जीता गया था। ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह पीवी सिंधु, जो रियो ओलंपिक 2016 में जीती थी। अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्तिगत गोल्ड सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में, और नीरज चोपड़ा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। और 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक रही है 71वीं, और इसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं और 6 मेडल टोटल जीते हैं। 71वीं रैंक है। पहली रैंक अमेरिका की है, दूसरी रैंक चाइना की और 62वीं रैंक पाकिस्तान की रही है। नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर, और पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। स्वप्निल कोसाले महाराष्ट्र के रहने वाले, इन्होंने 50 मीटर में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेन को हराकर। और अमन सहरावत 57 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो आज की क्लास में हम करेंगे यहीं तक, बाकी के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे कल को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।